हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई फिजिक्स। इट इज द इजीएस्ट वे टू लर्न द कांसेप्ट ऑफ द फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। आप सोच रहे होंगे सर न्यूटन थर्ड लॉ तो अपना डायनामिक में हो गया। डेफिनेटली बच्चों हो गया है। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। क्या होता है न्यूटन का थर्ड लॉ? मैंने आपको डायनामिक में जैसे बताया था, उसकी मैं लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्ट एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली। जब किसी बॉडी के ऊपर में कोई एक्शन होता है तो दूसरी बॉडी क्या करती है, उसके ऊपर में रिएक्शन देती है। मतलब एक एक्शन करती है दूसरी बॉडी पर, तो दूसरी बॉडी क्या करेगी, उसके ऊपर रिएक्शन देगी। ये जैसे कि आप सभी को पता ही है। यहां पर ग्रेविटेशन में उसका क्या एप्लीकेशन है? ग्रेविटेशन के अंदर एक्चुअली बॉडी अगर ए है और दूसरी बॉडी अगर बी है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ए बॉडी बी बॉडी को क्या कर रही है, अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर रही है। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ सम फोर्स। लेकिन अगर ए बी को अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या बी ए को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ये अगर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये भी इसके ऊपर में फोर्स लगा रहा है। अगर एफ ऑफ ए बी है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, देन फोर्स ऑफ बी ड्यू टू ए। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? निगेटिव का, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होगा फोर्स, इनका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन होगी, तो लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट होगी। क्लियर? अगर मान लो आपने बहुत बार ये कंसेप्ट सुना है कि अगर हम किसी पत्थर को ऊपर लॉन्च करते हैं, फेंकते हैं, तो पत्थर नीचे आता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर में ग्रेविटी एक्ट हो रही है। अर्थ के अंदर में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको क्या कर रहा है, ग्रेविटी जो है वो एक्ट कर रही है और अपने तरफ में खींच रही है। मान लो कि ये जो स्टोन है, इट्स अ स्टोन, ठीक है, इट्स अ स्टोन। अगर हम फेंकते हैं कहां से? अर्थ के ऊपर से। ये थोड़ा बड़ा स्टोन हो गया। एक काम करते हैं, यहां पर ये अर्थ है, ओके, इट्स अर्थ, और हम क्या करते हैं, स्टोन को फेंकते हैं यहां से ऊपर किसी हाइट पर। तो ये अर्थ स्टोन को अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर रही है। इसका उल्टा सोचकर देखो, क्या स्टोन भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? हाँ, बिल्कुल कर रहा है। जैसे आपको पता है स्मॉल जी, हमने जो देखा था, फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, क्लियर हुआ? अर्थ स्टोन के ऊपर में क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी। चलो, लगाया फोर्स, अर्थ ने स्टोन को अपनी तरफ पकड़कर खींचा। तो क्या स्टोन भी अर्थ को अपनी तरफ पकड़कर खींचेगा? ये फॉर्मूले का अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। स्टोन भी क्या करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा अर्थ की तरफ में। यस। अब होगा क्या यहां पर? जैसे हमको पता है, दैट इज न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ के कारण एक्सेलरेशन हो रहा है जो स्टोन के अंदर। तो एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। एम से एम कटेगा और जी इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहां से अगर हम देखें, वेयर जी इज द 6.678 × 10⁻⁻11। यहां पर हमें मास ऑफ बॉडी, यहां पर हमें डिस्टेंस बिटवीन दैट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, जी की वैल्यू यहां पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। अगर अर्थ ने स्टोन को अपनी तरफ में खींचा तो इसका मतलब स्टोन भी अर्थ को अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या आ रहा है? हमको स्टोन नजर आता है गिरता हुआ, लेकिन अर्थ जाते हुए नजर नहीं आती। इसका मेन डिफरेंस ये है, हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखा तो यहां पर मैं अगर मान लो कि 1 किलोग्राम का मास है, पत्थर का वेट कितना है, स्टोन का वेट कितना है, मास कितना है, सॉरी मास कितना है, 1 kg का है। यहां पर अगर हम देखा तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। लेकिन यही अगर हम अर्थ, स्टोन के कारण जो अर्थ के ऊपर में एक्सेलरेशन आ रहा है, ये बहुत बड़ा एक्सेलरेशन है, यह बहुत बड़ा एक्सेलरेशन है, इसलिए हमको दिख जाता है कि एक्सेलरेशन हो रहा है उस स्टोन के अंदर में। लेकिन अर्थ जब स्टोन की तरफ जा रही है तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा? वो एक्सेलरेशन बहुत ही छोटा सा होगा। अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डालें, दैट इज 6, अर्थ का मास कितना है अर्थ का? 6 × 10⁻24। 1 kg का मास अगर हम रखते हैं स्टोन का, डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस कितना लेंगे? ये जो आपने हाइट अगर 1 मीटर 2 मीटर अपने ऊपर उछाला होगा ना, तो वो 1 मीटर या 2 मीटर डिस्टेंस में लेना है। क्योंकि न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अपने क्या देखा था, जो दोनों बॉडी अट्रैक्ट कर रही है ना एक दूसरे को अपनी तरफ में, वो सेंटर से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस लेते थे हम, ये आर लेते थे। तो अर्थ का सेंटर सोचो, ये तो 1 मीटर 2 मीटर निग्लिजिबल हो गया,
अर्थ का सेंटर देखो कितना होगा, दैट इज 6400 किलोमीटर। इतना रेडियस है अर्थ का। यहां पर मैं आपको अर्थ के सेंटर मिलेगा 6400 किलोमीटर सरफेस से नीचे जाते हो तो इतना बड़ा वैल्यू है। जब यहां पर मैं सब कुछ वैल्यू के कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मिलेगी। हमें यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मिलेगी, दैट इज 1.63 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये क्या चीज होगी? ये वो चीज है, ये वो एक्सेलरेशन है जो अर्थ के अंदर आ रहा है ड्यू टू स्टोन। मतलब स्टोन भी खींच रहा है अर्थ को अपने तरफ में। तो स्टोन के अंदर, अर्थ के अंदर में कितना एक्सेलरेशन आएगा? 1.63 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आएगा और ये बहुत छोटा सा है, इसलिए आपको अर्थ मूव होती हुई नजर नहीं आती टुवर्ड द स्टोन। स्टोन नजर आता है क्योंकि 9.8 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन है, अच्छा खासा तगड़ा एक्सेलरेशन है, इसलिए नजर आता है। लेकिन वही चीज अगर स्टोन अगर अर्थ के ऊपर में फोर्स लगा रही है, स्टोन अगर अर्थ के ऊपर में फोर्स लगा रहा है, तो अर्थ के अंदर में जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो बहुत ही छोटा आ रहा है, इसलिए आपको अर्थ मूव होते हुए नजर नहीं आती। ठीक है, ये कंसेप्ट था। इसके बाद जो सेकंड वाला कंसेप्ट है, दैट इज सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये क्या कंसेप्ट है देखते हैं। वो कंसेप्ट क्या है सेंटर ऑफ मास वाला? सेंटर ऑफ मास एक्चुअली क्या होता है? अगर कोई बॉडी है, ठीक है, कोई भी शेप की हो सकती है। अगर हम रेगुलर शेप की बॉडी कंसीडर करें ना, कोई भी रेगुलर शेप की, ठीक है, सर्कल, स्फीयर, या फिर आप मान सकते हो उसे सर्कल बोलो, स्फीयर बोलो, रेक्टेंगुलर बोलो, या फिर हेक्सागोन बोलो, पेंटागन, कोई भी अगर हम रेगुलर शेप की बॉडी अगर कंसीडर करते हैं तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है हमेशा सेंटर में होता है। ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होगा वहां पर में उसका सेंटर ऑफ मास होगा। अब सेंटर मास होता क्या है? सेंटर ऑफ मास मतलब बच्चों, जो बॉडी का कंप्लीट मास है ना, वो किसी एक पॉइंट पर डिपेंड करता है, मतलब इसी एक पॉइंट पर एक्ट होता है। और अगर हम उस पॉइंट पर अगर हम छेड़ लेना या फिर टच करें तो पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है, पूरे बॉडी के मास पर इफेक्ट होता है। मान लो कि एक बॉडी है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास बीच में है। कैसे? अगर हम इस बॉडी को यहां पर टच करें, देखो वो एक स्फीयर है, इसका मास है, पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि यूनिफॉर्म बॉडी कंसीडर कर रहे हैं, यूनिफॉर्म बॉडी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब मास ऑफ दैट बॉडी विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम ऑल दी पार्ट ऑफ द बॉडी। अब यहां पर कंप्लीट जो मास है बॉडी का, दैट विल बी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड फॉर वन पॉइंट, और वन पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ मास। यस, अब होता क्या है यहां पर में, अगर इस बॉडी के सेंटर पे हम टच करें, देखो सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर में रहेगा ये जरूरी नहीं है। अगर आप इरेगुलर बॉडी, इरेगुलर शेप वाली बॉडी अगर कंसीडर करो, कोई भी दूसरी शेप की, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि यहां पर में सेंटर ऑफ मास इसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, मतलब इसका जो मास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर में ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका परफेक्ट रहेगा वहां पर उसका सेंटर ऑफ मास रहेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास होता क्या है सिंपली वर्ड में अगर देखा जाए तो ये है कि अगर बॉडी का कंप्लीट मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो किसी एक पॉइंट पर पूरा मास कॉन्सेंट्रेट करेगा। अगर हम उस पॉइंट पर कुछ फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स एक्ट करेगा बॉडी के पूरे पार्ट पर, पूरे मासेस पर इफेक्ट करेगा। अगर मैं इस पार्ट पे एक्ट करूंगा फोर्स, तो इसी पार्ट पे इफेक्ट करेगा। इस पार्ट पे अगर मैं फोर्स को इफेक्ट करता हूं, फोर्स अप्लाई करता हूं, तो यही पार्ट, यही पॉइंट इसका इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ मास पर अगर इफेक्ट करता हूं कोई फोर्स का, अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, तो कंप्लीट मास पर क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा, हर पार्टिकल पर इसका इफेक्ट होगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। जैसा कि अगर इंसान की बात देखिए, ह्यूमन के अंदर में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बीच में होता है, ठीक है, नाभि के पास। अब ये क्या होता है, अगर जब कुश्ती वगैरह आपने देखा होगा तो उसमें ना जो पहलवान होते हैं, और अगर कोई पीछे से पकड़े तो पहलवान क्या करता है, पीठ पे, पेट पे अपने ये लगाता है और पलटा देता है बंदे को। क्या रीजन है उसका, क्यों घूम जाता है इतना आसानी से वो? क्योंकि सेंटर ऑफ मास बंदे का कहां पर है, नाभि के पास में, सेंटर में है। जब वहां पर अगर आपने अटैक किया तो पूरी बॉडी इफेक्ट होगी इसके कारण। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो सेंटर ऑफ मास वाला ये कंसेप्ट होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, सेम उसी तरह से जैसे सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब अब इस बॉडी के ऊपर में या इस बॉडी के ऊपर में, रेगुलर लो इरेगुलर लो, इसके ऊपर में अगर अर्थ पर है तो ग्रेविटी का इफेक्ट है, सभी पार्टिकल पर ग्रेविटी का इफेक्ट है। लेकिन एक पार्टिकल, एक पॉइंट ऐसा रहेगा जहां पर में पूरा ग्रेविटी ना इसके ऊपर इफेक्ट करेगा। अगर यहां पर में पूरा ग्रेविटी इफेक्ट करेगा, पूरा मास के कारण। एक्चुअली ना ग्रेविटी का मास के साथ बहुत गहरा रिलेशन है, समझ रहे हो? अगर आपने मास को इफेक्ट किया, सेंटर ऑफ मास पर इफेक्ट किया, तो पूरी बॉडी के मास पर इफेक्ट हो रहा है। वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब बॉडी के अंदर में जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है अर्थ के कारण, तो एक पॉइंट ऐसा रहेगा बॉडी के अंदर में, एक पॉइंट ऐसा रहेगा जहां पर में कंप्लीट ग्रेविटी क्या करेगी? इफेक्ट करेगी। एक पॉइंट पर कंप्लीट ग्रेविटी बॉडी की इफेक्ट कर रही है, उसी को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। उम्मीद करता हूं तुमको समझा होगा। नहीं समझा होगा तो कमेंट में बताइए हमें। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अ क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये? फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू प्रोटॉन्स केप्ट एट अ सेपरेशन ऑफ 1 फेम्टोमीटर। द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 into 10⁻27 kg। ठीक है, यहां पर में क्वेश्चन है, दो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन के बीच का जो डिस्टेंस दिया है 1 फेम्टोमीटर। व्हाट इज द फेम्टोमीटर? दैट इज 10⁻15 मीटर इज 1 फेम्टोमीटर। ओके, 10⁻15 -15 मीटर मतलब 1 फेम्टोमीटर होता है। तो दो प्रोटॉन है रखे हुए, उनके बीच में जो डिस्टेंस है 1 फेम्टोमीटर है, और मास दिया यहाँ पर प्रोटॉन का, दैट इज 1.67 into 10⁻⁻27 kg। ठीक है, इतना यहाँ पर में इसका क्या दिया? मास दिया है। आपको क्या निकालना है? इसने ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर वाला फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर में दो प्रोटॉन है सेम मासेस के, तो m1 इक्वल्स टू m2 बोल सकते हैं, इक्वल्स टू m। लेकिन m1 m2 इक्वल हो गया तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में तो m का क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज F इज इक्वल्स टू G। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G? 6.67 10⁻11 इंटू m स्क्वायर। m1 m2 दोनों सेम है, m का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। m कितना दिया? 1.67 into 10⁻27 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। r 1 फेम्टोमीटर, यहां बता दो ना, 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर। देखो मीटर में तो कन्वर्ट करना है, तो आप लिख लोगे यहाँ पर में 10⁻15, लेकिन इसका क्या? स्क्वायर। ओके, करते सॉल्व। देखो 1.67 का स्क्वायर है, F इज इक्वल टू 6.67 into 10⁻11 इंटू 10⁻20 का भी स्क्वायर है, तो 10⁻20 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54। तो ये हो जाएगा 10⁻54 वो भी -54। ठीक है, और ये 1.67 into 1.67 इन दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है, तो कितना हो जाएगा? 1.67 into 1.67 करते बैठना है इसको अपने, ये 2.78 वगैरह आता है कुछ तो। ठीक है, अपने इसको कैलकुलेशन कर, गुणाकार भागाकार येते तुम्हाला असं मी कंसिडर करतो। ठीक है, इसको डिवाइड में कितना है? डिवाइडेड बाय 10⁻15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर नहीं होगा, 10⁻15 का स्क्वायर है, 15 दूनी 30, 10⁻−30 ऊपर जाएगा, 10 हो जाएगा +30, यहाँ से निकाल दो। So F is equals to, सबसे पहले तो कैलकुलेशन कर लो, 2.78 और 6.7 ये हो जाएगा 186 समथिंग, ऐसा कुछ आएगा पॉइंट वगैरह। ठीक है, 10⁻11 -54 एंड +30 -54 इज -24। 10⁻11 into 10⁻24। ओके, -11 -24, यहाँ पर बनेगा आपका F इज इक्वल टू 186 into 10⁻5 35 -35 मीन्स 186 आएगा, 18.6 वगैरह। 18.6 into 10⁻35 is a gravitational force between the two protons having a mass of 1.67 into 10⁻27 when it placed with the distance of 1 femtometer, that is 10⁻15 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये एक न्यूमेरिकल हमने देखा इससे रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ तुमको समझा होगा क्या हुआ आज के लेक्चर में पूरा। सबसे पहली बात हमने क्या देखा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर में फोर्स लगा रही है, दूसरी बॉडी भी पहले बॉडी के ऊपर में फोर्स लगाएगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या बोला था न्यूटन ने? एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। मैं लिंक
डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ सम फोर्स, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं है, सॉरी, ये यूनिवर्सल लॉ है न्यूटन का। थर्ड लॉ ने बोला था क्या, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्ट एट ए पॉइंट ऑफ मीडियम साइमल्टेनियसली। किसी एक बॉडी के ऊपर में अगर हमको दूसरी बॉडी से फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी के ऊपर में भी पहली बॉडी से फोर्स लगता है साइमल्टेनियसली, एक साथ लगता है, ठीक है, समझा है तुमको। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने क्या देखा था, सेकंड नंबर पे हमने देखा था कि हम किसी पत्थर को ऊपर उछालते हैं, किसी स्टोन को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो स्टोन भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। देखिए जब अर्थ स्टोन को खींच रही है तो 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का इतना एक्सेलरेशन आ रहा है, जो बहुत बड़ा है, हमको दिखता है। लेकिन स्टोन जब अर्थ के ऊपर में फोर्स लगा रहा है तो वह एक्सेलरेशन बहुत ही छोटा आता है, वो हमको दिखाई नहीं देता, दैट इज 1.6 समथिंग। ओके, समझा होगा, क्लियर हुआ होगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।